ओके, सो टुडेज टॉपिक इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करें। कॉन्ट्रासेप्शन जो है बर्थ कंट्रोल के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं, ठीक है ना। इट मींस द मेथड्स which are used to for prevention of conception or fertilization of ovum। वो मेथड जो फर्टिलाइजेशन से बचने के लिए यूज किए जाते हैं या कॉन्सेप्शन से बचने के लिए यूज किए जाते हैं या प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, ठीक है। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। सबसे पहली बात कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए, और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए या मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए। तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होना चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो और उसके साइड इफेक्ट ना हो। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहिए। डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहले नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स, दूसरे होते हैं बैरियर मेथड्स, फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, आईयूडीज होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं और सर्जिकल मेथड्स होते हैं। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। अब हम ये वन बाय वन मेथड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी नेचुरल मेथड्स की। तो नेचुरल मेथड्स जो होता है ना, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट अवॉइड द प्रिंसिपल और अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है। ओवम और स्पर्म की मीटिंग के चांसेस को अवॉइड करने के प्रिंसिपल पे बेस्ड है नेचुरल मेथड्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो मेथड है दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जिसको हम सेफ पीरियड मेथड भी कह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम समझते हैं तो हम बोलते हैं कि 14th डे पे ओवुलेशन होता है, और 14th डे पे ना वो एक हमारी मीन वैल्यू ली जाती है। तो हो सकता है कि वो 11th डे हो जाए, 12th 15th डे हो जाए या 15th 16th डे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस मेथड में हम ये बोल सकते हैं कि कोइटस जो है, कोइटस को अवॉइड किया जाए फ्रॉम डे 10 टू डे 16। डे 10 से डे 16 या डे 17 तक कोइटस को अवॉइड यदि कर दिया जाए, देन इट इज द नेचुरल मेथड। तो ये कौन सा मेथड होगा, ये इसे बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस मेथड को हम बोलेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो दूसरा मेथड है विड्रोल मेथड और कोइटस इंटररेप्टस। कोइटस इंटररेप्टस या विड्रोल मेथड। इस मेथड में क्या होगा, जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर अपने पेनिस को विड्रोल कर लेगा फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजेकुलेशन, ठीक है। इजेकुलेशन से बिल्कुल पहले पेनिस को विड्रोल कर लेगा वेजाइना से, ताकि इजेकुलेशन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ना होकर के बाहर रिलीज हो जाए इजेकुलेट। तो क्या होगा, जब स्पर्म अंदर ही नहीं जाएंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द सेकंड मेथड और विड्रोल और कोइटस इंटररेप्टस, ठीक है। थर्ड इज लैक्टेशनल अमीनोरिया। तीसरा मेथड जो है वो है लैक्टेशनल अमीनोरिया। ये एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है ये मेथड। ये किस फैक्ट पे बेस्ड है कि ओवुलेशन जो होता है, ओवुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना, ये एब्स्टेंट होती है ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड। जब कोई फीमेल अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उस दौरान, इंटेंस लैक्टेशन के पीरियड के दौरान ओवुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ओवुलेशन ही नहीं होगा, तो क्या होगा, उस दौरान फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। एंड इट इज इफेक्टिव फॉर 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद 6 महीने तक ये इफेक्टिव होता है सिर्फ, ठीक है। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस ऑफ फेलियर्स बहुत ज्यादा है, चांसेस ऑफ फेलियर्स बहुत ज्यादा है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। तो चांसेस ऑफ फेलियर्स बहुत ज्यादा है इन मेथड्स के, ठीक है। सो दीज आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये हो गए नेचुरल मेथड्स बर्थ कंट्रोल के, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड्स, ठीक है।
इस मेथड में कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम को प्रिवेंट किया जाता है बाय बैरियर। कोई बैरियर लगा दिया जाए, बैरियर अप्लाई कर दिया जाए स्पर्म और ओवम के बीच में, तो स्पर्म और ओवम का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, मीटिंग नहीं हो पाएगा, तो दैट इज फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, और इसे हम बोलेंगे फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। या चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। फर्स्ट वाला जो है, देखिए फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, जिस मेथड में कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर दिया जाए, कॉन्टैक्ट जो है स्पर्म और ओवम को किसी कोई बैरियर यूज करके जो है कॉन्टैक्ट ना होने दिया जाए, तो उसको बोलते हैं फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव या बैरियर मेथड्स। इसमें सबसे पहला फर्स्ट मेथड इज कॉन्डोम्स। ठीक है, सो यदि हम बात करें कॉन्डोम्स क्या है, दे आर रबर और लेटेक्स सीथ। ये क्या होते हैं, रबर की या लेटेक्स की सीथ होती हैं जो सेल्फ इंसर्ट कर दिए जाते हैं। इनके लिए किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर से इंसर्ट करवाने पड़ेंगे, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, वन टाइम यूज के लिए होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दो तरह के होते हैं, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम। तो यदि मेल कॉन्डोम है तो वो मेल में पेनिस को कवर करेंगे और फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से यूज किए जाते हैं कि सीमेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना करे। ठीक है, सो दे आर यूज्ड इन सच ए वे दैट सीमेन डू नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, सो दे प्रिवेंट एड्स एंड एसटीडीज। ये एड्स को और एसटीडीज को भी प्रिवेंट कर देते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सेकंड टाइप के जो फिजिकल और बैरियर मेथड्स हैं वो होते हैं डायफ्राम्स, सर्वाइकल प्रोब, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स। ठीक है, सो दे आर बैरियर्स मेड ऑफ रबर लेटेक्स। किसके बने होते हैं, रबर लेटेक्स के बने होते हैं। ठीक है, they are inserted into the female reproductive tract। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करे जाते हैं और सर्विक्स को कवर करते हैं। सर्विक्स के बारे में बात की थी हमने, जो यूट्रस का लोअर ओपनिंग है वो सर्विक्स होता है, तो सर्विक्स को कवर करते हैं। ये ब्लॉक करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म को थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स के द्वारा जो स्पर्म की एंट्री होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, और ये रीयूजेबल होते हैं कि बार बार यूज किया जा सकता है, एक ही डायफ्राम या सर्वाइकल कैप या वोल्ट, ये रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या होते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। क्रीम्स होती हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं जो अप्लाई करी जाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और वो स्पर्म को किल कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेलीज होती हैं, फोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स ये भी यूज किए जा सकते हैं स्पर्म को किल करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर some physical control or barrier methods of contraception. Now next is इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। देखिए ये वो डिवाइसेस होते हैं जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट करे जाते हैं। तब यूट्रस के अंदर इंसर्ट करे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दे आर ओनली यूज्ड बाय फीमेल्स। सिर्फ और सिर्फ इनको फीमेल्स ही यूज करती हैं, मेल्स यूज नहीं कर सकते, और इनको डॉक्टर्स या नर्सिस के द्वारा ही इंसर्ट किया जाएगा इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, और एक डॉक्टर या एक एक्सपीरियंस्ड नर्स ही इनको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। पहले नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं, जैसे एक होता है लिपेज लूप, ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करता है, स्पर्म को फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब स्पर्म को खा जाता है। ठीक है, स्पर्म को किल कर देता है। दूसरे होते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, एक तीसरे तरह के भी होते हैं, उनकी भी बात करेंगे हम। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जैसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं कॉपर आयंस, दे रिलीज द कॉपर आयंस, कॉपर आयन रिलीज करते हैं, एंड दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी, मूवेबिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। कॉपर आयंस होते हैं वो स्पर्म को मूव नहीं होने देते हैं और ओवम तक नहीं पहुंचने देते हैं। ठीक है, और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं, उसको फर्टिलाइज करने के योग्य लायक नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईयूडीज जो हैं ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को भी इंक्रीज कर देते हैं यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस में स्पर्म को किल कर देते हैं। ठीक है, तो दे आर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ये क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप के आईयूडीज हैं हमारे, वो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। सो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो होते हैं ये फॉर एग्जांपल जैसे प्रोगेस्टासर्ट है, LNG-20 है, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं,
और ये रिलीज करते हैं फीमेल हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए जो कैपेसिटी होती है उसको लॉस कर देते हैं, तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनस्टेबल कर देते हैं, ठीक है। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, ठीक है। इसके बाद में आईयूडीज जो होते हैं ना, ये आइडियल है फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है टू डिले द प्रेगनेंसी और स्पेस द चिल्ड्रन, यदि बच्चों के बीच में स्पेस चाहिए तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं इंडिया के अंदर, मैक्सिमम यूज किए जाते हैं इंडिया के अंदर आईयूडीज। इसके अलावा थर्ड टाइप के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नाम से पता लग रहा है ये ओरली लिए जाते हैं, ठीक है। सो स्मॉल डोजेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, और ये डिले करते हैं, सॉरी ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कॉन्सेप्शन को, ठीक है। सो फीमेल टैबलेट्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। तो ये 21 दिन तक डेली लिए जाते हैं, 21 दिन तक डेली लिए जाते हैं, उसके बाद में एक वीक का गैप होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को ही इनहिबिट कर देते हैं, एंड इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ये, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी चेंज कर देते हैं। सर्वाइकल म्यूकस क्या करता है, स्पर्म की एंट्री में हेल्प करता है, स्पर्म को ट्रेवलिंग में हेल्प करता है, तो यदि सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देंगे तो स्पर्म की एंट्री ही रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं ये इफेक्टिव हैं, इनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन है, और इनको इसको 1 से वीक में एक बार यूज किया जाता है। सहेली की प्रिपरेशन किसने करी थी, CDRI लखनऊ ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो दीज आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखिए इस तरह से टैबलेट्स आती हैं, इसके ऊपर लिखा होता है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह से डेज भी लिखे होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो है इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, ठीक है। तो इंजेक्शंस भी यूज किए जा सकते हैं, इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दे आर यूज्ड एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन ऑफ फीमेल। ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो फीमेल है इसकी स्किन के नीचे यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, इम्प्लांट है, क्या है ये, इम्प्लांट किया हुआ है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। इनके एक्शन बिल्कुल पिल्स के जैसे ही होते हैं, एक्शन जो होंगे इनके वो बिल्कुल पिल्स के जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, तो ये इम्प्लांट्स जो हैं ये बिल्कुल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि वही प्रोजेस्टेरोन है या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है इनके पास, ठीक है। सो ये होते हैं इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस। प्रोजेस्टेरोन या इसका जो कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, ये विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस इफेक्टिव यदि लिया जाए तो वो इफेक्टिव है, ठीक है। और इसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। और ये लिए जा सकते हैं टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के केस में या रेप के केस में यदि जैसे ये लिए जा सकते हैं, आईपीएल जो है वो लिए जा सकते हैं, अनवांटेड 72 के फॉर्म में आते हैं, जिनमें कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का, ये विद इन 72 आवर्स लिए जाते हैं, इनको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फोर्थ मेथड्स। तो ये है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसे आईपीएल है, ठीक है। सो दीज मेथड्स आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस in unprotected intercourse, ठीक है, and they have administration of progesterone or progesterone estrogen combination, ठीक है। so they are morning after pills। इसके बाद में नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स की यदि बात करते हैं तो देखिए सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं, ये परमानेंट मेथड्स हैं, ठीक है, इनको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ब्लॉक करते हैं गैमेट ट्रांसपोर्ट को, गैमेट के ट्रांसपोर्ट को
ब्लॉक करते हैं। क्या होता है, देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें ये वेस्ट डिफरेंस है, ये वेस्ट डिफरेंस है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म लेके जाता है वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। तो वेस्ट डिफरेंस को काट करके और टाई कर दिया, वेस्ट डिफरेंस को कट करके और टाई कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, स्पर्म नहीं आ पाएगा, स्पर्म रिलीज स्पर्म जो है इसके आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा वेस्ट डिफरेंस के आगे, और वो सीमेन का पार्ट नहीं होगा, स्पर्म स्पर्म नहीं होगा सीमेन के अंदर, तो फिर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है, प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं होगा यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम वेसेक्टोमी, इसको हम क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। दूसरा फीमेल्स जो है, फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से कट करके टाई कर दिया जाएगा, तो मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम नहीं हो पाएगा, और इसको बोलते हैं हम ट्यूबक्टोमी, दिस इज कॉल्ड ट्यूबक्टोमी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूबक्टोमी। सो दीज आर द सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड थ्रू इंसिजन मेड ऑन स्क्रोटम, इसमें इंसिजन कहाँ बनाया जाएगा, स्क्रोटम पे बनाया जाएगा। और ट्यूबेक्टोमी में इंसिजन कहाँ बनाया जाएगा, इंसिजन ऑफ एब्डोमेन और वेजिना, एब्डोमेन में या वेजिना में इंसिजन बनाया जाएगा, और उसके थ्रू ट्यूबेक्टोमी की जाती है। दे आर हाईली इफेक्टिव एंड रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, ऐसा नहीं है कि एक बार करवा दिया और फिर रिवर्स करवाना चाहो, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं रिवर्सिबिलिटी के, ठीक है, बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी इनकी होती है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट फिफ्थ मेथड जो है हमारे कॉन्ट्रासेप्शन के बर्थ कंट्रोल के सर्जिकल मेथड्स। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। तो एमटीपी क्या है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल, अपनी इच्छा से कोई यदि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाए, रिमूव करवा दे, तो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इन्हीं को हम इंड्यूस्ड अबॉर्शंस भी कहते हैं, ठीक है। तो एमटीपीज जो होते हैं वो लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपीज होते हैं एक साल में पूरी दुनिया में, ठीक है। तो 45 to 50 मिलियन एमटीपीज are there in a year throughout the world, ठीक है। decreased population not meant for that purpose, ठीक है। decreased population जो है इस पर्पज के लिए, यानी कि decreased population की पर्पज के लिए ये नहीं यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट या लीगलाइज जो है वो डिबेटेड है, ठीक है, यानी कि अभी कंफर्म ये डिबेटेड है, ये चीज हमेशा से डिबेटेड रहा है कि लीगलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये किस वजह से है, ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज, कुछ इश्यूज होते हैं उनकी वजह से है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था 1971 में, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस की कंडीशंस में, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस में, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इसको लीगलाइज किया है 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एमटीपी जो है वो यदि अनवांटेड प्रेगनेंसी का रीजन है ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है, दैट इज फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, so due to failure of contraceptives, rapes या प्रेगनेंसी विच में फीटल टू मदर और फीटस, यानी ऐसे केस में यदि प्रेगनेंसी जो है मदर या फीटस के लिए जानलेवा हो, रेप्स के केस में या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के केस में एमटीपी जो है वो लीगलाइज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये मेथड सेफ है विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन जो है वो रिस्की होते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सेफ होता है, यानी कि इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी ये सेफ होते हैं, ठीक है। तो इसके मिसयूज जो है, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉलोड बाय एमटीपी आर अवॉइडेड। एमनियोसेंटेसिस की मिसयूज जो है, जो फीटस फीमेल फीटिसाइड के लिए यूज किए जा सकते हैं या टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ फीटस के लिए यूज किए जाते हैं, वो अवॉइड किए जाते हैं, वो अवॉइड किए जाने चाहिए, और वो लीगलाइज भी नहीं है, ठीक है। सो दीज आर ओके। नाउ नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज की बात करते हैं हम। तो एसटीडीज क्या होती हैं, देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, डिजीज विच स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वो डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, या वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं इनको हम, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं इनको हम, ठीक है। तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्रिकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये एग्जांपल है एसटीडीज के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है, बाकी सारी एसटीडीज तो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो फैलते ही हैं। पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स,
जो इंजेक्शन नीडल्स हैं उनको शेयर करने से भी फैलते हैं। शेयरिंग ऑफ अनस्टेरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यदि डॉक्टर्स हैं कोई और वो अनस्टेरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस वजह से भी ये डिजीज हो सकती हैं। और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी ट्रांसफर हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी और HIV। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी के अलावा जेनेटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन जो होते हैं ये क्यूरेबल जो है, सॉरी, genital herpes और HIV infection except hepatitis B others are curable। hepatitis B, genital herpes और HIV इनके अलावा बाकी सारे सारे क्या हैं, क्यूरेबल हैं, बाकी सबका ट्रीटमेंट हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्प्स और HIV के अलावा बाकी सभी जो हैं वो क्यूरेबल हैं, बाकी सभी का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सिम्टम्स क्या हैं, देखिए सिम्टम्स हैं इचिंग और फ्लूइड डिस्चार्ज। ठीक है, स्लाइट पेन, इचिंग होगी या फ्लूइड डिस्चार्ज होगा फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्लाइट पेन हो सकता है। स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन, जेनाइटल रीजन में स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, या एसटीडीज जो है वो एसिम्प्टोमिक रहते हैं फीमेल के केस में एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक अनडिटेक्टेड भी रह सकते हैं, एसिम्प्टोमिक, उनकी कोई सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देंगे। लेटर स्टेजेस के अंदर वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बन सकती है लेटर स्टेजेस में। ठीक है, विच कैन कोज अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये सारे के सारे जो डिजीज है ये हो सकते हैं यदि एसटीडीज लेटर स्टेजेस तक रहे तो। प्रिवेंशन क्या होंगे इनके, इनसे बचने के तरीके क्या हैं, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स। सेक्स जो है अननोन पार्टनर से या मल्टीपल पार्टनर से अवॉइड करें। ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस के दौरान हमेशा कॉन्डोम्स का यूज करें। इन केस ऑफ एनी डाउट कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, डॉक्टर से कंसल्ट करें थोड़ा सा भी डाउट होते ही। गेटिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोस्ड डिजीज, यदि कोई डिजीज पता लगती है कि ये डिजीज है आपको तो कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका ले, ये इसके प्रिवेंशन है। देन इनफर्टिलिटी, देन एक टॉपिक आता है हमारा इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी की जब बात करते हैं तो द कपल विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, देखिए चलिए इसके बारे में हम